आँखों में नींद बहुत है पर तुम्हें सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, तुम इसे खोना नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिलकुश। हर रोज़ की तरह आज भी आपका डीएस क्लास सेंटर में स्वागत है। कल हमने बात की थी कांग्रेस की पार्टी जो लगातार तीन बार चुनाव जीती थी। 3 बार चुनाव जीतने के बाद में कौन कौन सी पार्टियों का उदय हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं उसी की पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उस समय किस प्रकार से कांग्रेस ने किस प्रकार से हमारे जो 3 साल किया था और पार्टी बदली गई थी, किस प्रकार से मतलब हमने सारी चीज़ें उनकी बात कर ली है। अब बात करते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी थी तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको ज़्यादातर समर्थन मिला था आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। यहाँ 3 जगह से इसको ज़्यादातर समर्थन मिला था कम्युनिस्ट पार्टी। और जैसे इसके जो नेता थे एन गोपालन थे, पीसी जोशी और अजय घोष, ये 3 इसके नेता माने जाते हैं मुख्य रूप से। बाकी और भी थे इसके अंदर, लेकिन जो सामने आए उभर के वो इसमें 3 नेता थे। एक तो ए गोपालन, फिर आ जाता है पीसी जोशी, एक आता है अजय घोष। ठीक है, ये तो आपके थे 3 नेता मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। सोवियत संघ की विचारधारा आने पर ये पार्टी थी, इसका उदय हुआ, यानी जो सोवियत संघ है उसके जो विचारधारा यानी उसके जो विचारों से इसने पार्टी अलग से पार्टी बनाई थी। 1960 में जब चीन और जो सोवियत संघ के बीच में जब ये पार्टी चल रही थी, पहले चली थी ये सोवियत संघ में, उसके बाद में चीन में आई। चीन के बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत में अपनाई गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी के अपनाने के बाद में जैसे ये इसमें जब अनेक जैसी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को उदय होने लगा, यानी कि अपने अपने अनुसार अपने अपने विचारधारा, जैसे कि मुझे इस पार्टी पसंद नहीं है तो मैं पार्टी के लिए अलग से अलग पार्टी बना ली और मैंने अलग अपना चुनाव चिन्ह और अलग अपनी पार्टी बना के मैं अपने दम पर चुनाव लड़ने लगा था। उसमें से जब 1960 में बात चीन और जो सोवियत संघ की बात हो रही थी, उस समय सीपीआई और सीपीएम मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो इनमें से जो छोटी छोटी पार्टी बनी थी। तो इस प्रकार से हमारे जो पार्टी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का उदय किस प्रकार हुआ था। ए के गोपालन 1904 में जन्म हुआ था, 1977 में मरे थे। केरल के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है वो यही थे, और 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी यही बने थे। बाद में ये मार्क्सवादी बने, यानी कि जो आपकी जो पार्टी थी सीपीआई और सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उनके ये नेता बने थे। तो 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने थे, बाद में फिर मार्क्सवादी बन गए थे। ठीक है, ये आपके ए के गोपालन है, ए के जी बोलते हैं इनको शॉर्टकट में। और फिर गुटों में जो तालमेल और सहनशीलता, जो गुट थे, यानी कि गुट बोलते हैं जैसे कि अपना अपना जैसे पार्टी बना लेना, अपना अपना एक गुट बना लेना, उनको बोलते हैं गुट। गुट में जब तालमेल और सहनशीलता होना जरूरी है, क्योंकि जब कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे आ गई तो उसको अकेली यदि बहुमत नहीं मिल पाता है तो फिर उसको गुटों का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि 2 पार्टी या 3 पार्टियों को एक साथ मिलाना पड़ता है, और मिलाने के बाद में तब उस सरकार को बना पाती है। क्योंकि जब सरकार बनाते हैं उसके लिए हमको आधे से एक अधिक मत आवश्यक होता है। जो सीटें होती है उन पे, जो 545 सीटें होती है उन पे, तो उसके लिए यदि हमको बहुमत पूर्ण रूप से मिल जाता है तो ठीक है, यदि नहीं मिल पाता है तो हमको गुट बनाना पड़ता है, या किसी पार्टी से सहयोग करके उसको साथ में लेके फिर हमको पूर्ण बहुमत करने होते हैं। तो इसलिए गुटों का बहुत ही सहनशीलता होनी चाहिए और तालमेल होनी चाहिए। विपक्षी बात करने की जगह मिल जाती है जब मान लेते हैं कि जब गुट होता है कि दूसरा विपक्षी दल, यानी कि जब मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ तो मेरा जो विपक्षी दल है, जैसे कि कांग्रेस का विपक्षी दल कौन है, बीजेपी है, बीजेपी का विपक्षी दल कांग्रेस, तो ये विपक्षी दल आपस में इनको जगह मिल जाती है। और जब पार्टी बनाते हैं तो हमको एक तरह से इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी होता है कि जबकि यदि पार्टी में सहनशीलता नहीं है, यदि पार्टी किसी बात को सहन नहीं कर सकती, यदि किसी पार्टी ने किसी पार्टी के लिए कहा अपशब्द बोल दी या कोई, तो उस पार्टी का तालमेल बैठाने के लिए या सहनशीलता बनाने के लिए उनको समझना जरूरी होता है। और पार्टी जब तक समझ नहीं पाते तो आप उस पार्टी को आप अपने गुट में नहीं ले सकते। यानी मान लीजिए मैं पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहा हूँ, यदि मुझे उस पार्टी के बारे में पता नहीं है, पार्टी कैसी किस प्रकार की है, तो मैं उस पार्टी को अपने गुट में नहीं ले सकता। और वो पार्टी इस गुट में आने के लिए मैं उसको आमंत्रित भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। तो ये पार्टी में कुछ सहनशीलता होनी चाहिए। देखिए, आगे जाती है एक पार्टी आ जाती है कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में आ जाती है आपकी भारतीय जनसंघ, यानी कि इसकी जो गठन हुआ था 1951 में इसका गठन हुआ था। जो इसके संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक रहे हैं। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब ये भारत को अखंड भारत बनाने के लिए कहा गया था, उसके बाद में फिर हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय भी इसको अखंड भारत को एक बनाने की बात की। लेकिन जो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उस समय हमारा सपना टूट गया था। उसी समय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने भी इसको अखंड भारत बनाने की बात कही थी। तो कह सकते हैं कि जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक है, इन्होंने अखंड भारत बनाने की बात भी कही थी।
आणविक परीक्षा केंद्र जो चीन में 1964 की बात करते हैं, तो भारत में अपने हथियार तैयार, जब आणविक केंद्र 1964 में जब चीन में आणविक केंद्र परीक्षण हो रहा था, तो उस समय ये बात की गई कि जो भारत है वो अपने भी हथियार तैयार करे और अपने दम पर अपनी मजबूती बनाए रखे। जब ये जनसंघ पार्टी थी, इसको 1952 में इसने चुनाव लड़ा था। 1952 में इसने पार्टी चुनाव में भाग लिया था। भाग लेने के बाद में इसको 3 सीटें मिली थी, यानी कि 3 जगह से इसको सीटें मिली थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यानी 4 जगह से इसको समर्थन मिला था। पहला तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 3 सीटें मिली थी, इसको 4 जगह से समर्थन मिला था। ये आपकी भारतीय जनसंघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़े थे, उनको ये 4 जगह से ज़्यादा समर्थन मिला था, 3 सीटें मिली थी। यहाँ आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ था, 23 जून 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय कौन है। तो दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जन्म हुआ था 1916 में और मृत्यु हुई थी 1968 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, उसके कार्यकर्ता, ये संचालक भी रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक की रहे, जो आपकी पार्टी थी उसके संस्थापक देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसके संस्थापक थे। यानी संस्थापक किसे कहा था, किस चीज़ को चलाने के लिए जो आगे आता है उसी को संस्थापक कहा जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसके संस्थापक रहे हैं और जो दीनदयाल उपाध्याय वो भी भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। भारतीय जनसंघ के जो पहले महासचिव रहे हैं वो दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं, और जो आपकी भारतीय जनसंघ जो पार्टी है उसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं, महासचिव। संस्थापक तो इसके 2 थे, यानी कि जो पहले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद में हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय, और भारतीय जनसंघ की जो पहले महासचिव है वो भी दीनदयाल उपाध्याय रही है। आपके दीनदयाल उपाध्याय रही है। विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार से होता है, देखिए जो विपक्षी पार्टी है उनका उदय, जब कोई पार्टी है उसको यदि किसी के लिए पद के लिए आमंत्रित नहीं करते, तो हमारी विपक्षी पार्टी है वो अपनी पार्टी अलग से बना लेती है, या फिर किसी भी प्रकार का हम उनको उसमें भाग लेने के लिए अनुमति नहीं देते हैं, या तो वो अपने अनुसार, या फिर स्वयं यदि सरकार बनाना चाहती है तो वो अलग से अपने एक दल बना लेती है, अलग से पार्टी बना लेती है, और सरकार जब सरकार बनाने के लिए अपने आप एक संघर्ष करती है। कोई भी वो अपनी सरकार बनाने के लिए संघर्ष करता ही है। तो बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म हुआ था 1901 में और 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा, उसके ये नेता रहे और पहले मंत्रिमंडल थे, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी समय ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके मंत्रिमंडल में नेता का पद भी इनको मिला था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय रहे थे, और संविधान के सभा के जो सदस्य वो भी यही रहे थे।